केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को ड्रोन के साथ कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं यानी एसओपी की जारी। कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए खेती में तकनीक का समर्थन जरूरी। तोमर ने मिलेट उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी पुस्तिका का भी किया विमोचन। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दूसरी G20 HWG बैठक में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य पर आयोजित कार्यक्रम को किया संबोधित। रूपाला ने एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के महत्व पर दिया जोर। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को नमामि गंगे कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा। उद्योगों को उपचारित जल के उपयोग पर दिया गया जोर। यमुना, गंगा और उनकी सहायक नदियों के रियल टाइम विश्लेषण के लिए प्रयाग मंच को किया गया शुरू। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। ओलावृष्टि से सेब की फसल को नुकसान। किसानों ने नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से की मुआवजे की मांग। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लेंगे समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बृहस्पतिवार को किसानों और अन्य हितधारकों के मार्गदर्शन के लिए सार्वजनिक डोमेन में फसल विशिष्ट ड्रोन के साथ कीटनाशकों के अनुप्रयोग के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाएं जारी की। तोमर ने मिलेट उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन के लिए मशीनरी नामक एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर तोमर ने कहा कि कृषि हमारी प्रधानता है, इसलिए चाहे रिसर्च का काम हो या योजना सृजन का, सरकार की पहली प्राथमिकता कृषि को बढ़ावा देने और किसानों की माली हालत में सुधार की रहती है। आज कृषि क्षेत्र में अनेक चुनौतियां हैं। किसानों को खेती में रोकना, नई पीढ़ी को भी आकर्षित करना और उत्पादन लागत कम करते हुए किसानों का मुनाफा बढ़ाना है। इनके लिए कृषि क्षेत्र में तकनीक का समर्थन बहुत जरूरी है। सरकार इस दिशा में प्रयास कर रही है। पहले हम खेती के बारे में जब सोचते थे तो हमारे मन में रहता था कि अपने देश की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करें, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, देश की यश कीर्ति बढ़ रही है, तो खाद्यान्न की दृष्टि से, कृषि उत्पादों की दृष्टि से दुनिया के बाजार में भी भारत से अपेक्षा बढ़ रही है। इन अपेक्षाओं पर हम खरे उतरें, यह निश्चित रूप से भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों की संयुक्त जवाबदारी है। विश्व की अपेक्षाओं को हम पूरा करें, जलवायु संकट के दौर में हम ठीक प्रकार से खड़े रह सकें, कृषि के समक्ष समय समय पर आने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियां, उनका समाधान करने में सक्षम हो सकें, यह आज निश्चित रूप से बड़ी ज़रूरत है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में नित नई चुनौतियों की संभावनाएं रहती हैं, इसलिए समय समय पर सोच में बदलाव के साथ ही विधाओं का परिवर्तन जरूरी है। किसानों को गुणवत्तापूर्ण मिले, इसके लिए बीज मिले, इस दिशा में काम करने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में हम सब जानते हैं कि बीज का, पेस्टिसाइड का, उर्वरक का, सिंचाई का महत्वपूर्ण भूमिका है। बीज अगर बाजार में गुणवत्ता विहीन है तो निश्चित रूप से वो बहुत ही खतरनाक स्थिति है। किसान जब ऐसा बीज खरीद कर अपने खेत में बोता है तो किसान का तो नुकसान होता ही है, लेकिन साथ ही साथ अगर बड़ी मात्रा में नकली बीज बाजार में है और बिक रहा है तो हम सोचें कि देश भर के उत्पादन पर कितना फर्क आएगा और पूरे देश में कृषि की ग्रोथ को किस प्रकार से ये बाजार नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए समय समय पर यह बात सभी लोगों से निकलती रही
कि हमको कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे कि ये जो नकली बाज़ार है ये ध्वस्त हो, गुणवत्तापरक बीज बाज़ार में रहे और किसान तक पहुँचे, किसान को भी उसका लाभ हो और देश को भी उसका लाभ हो। उन्होंने कहा कि हम जब भी कोई नया काम करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक मदद अवश्य पहुंचे। पेस्टिसाइड एक बड़ी समस्या है, इस चुनौती से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पेस्टिसाइड का भी विषय है। पेस्टिसाइड की भी एक बड़ी समस्या नकली पेस्टिसाइड की बाजार में है और उसके कारण भी किसान को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। पेस्टिसाइड के मामले में दो चीज़ें, एक तो नकली पेस्टिसाइड वो रोकना ही चाहिए, उसके लिए राज्य सरकारों को अपने दायित्व का निर्वहन करना चाहिए। हम सब लोगों की जो जिम्मेदारी है उसको भी हमें चिंता से करनी चाहिए और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन के इस दौर में नए नए प्रकार के कीट भी आ रहे हैं, तो हमारे ICAR के सभी वैज्ञानिक इस दिशा में चिंतित हैं और मुझे लगता है कि रिसर्च वर्क हमें और बढ़ाना चाहिए और नए मॉलिक्यूल आएँ जिससे कि किसान का अगर हम कीट से होने वाला नुकसान बचाने में सफल हो जाएं तो मैं समझता हूं कि पूरे कृषि उत्पादन में हम 20% 25% की बचत कर सकते हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक के एक संक्षिप्त कार्यक्रम जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य की चुनौतियों को संबोधित करना एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य में उद्घाटन भाषण दिया। इस सह ब्रांड कार्यक्रम का आयोजन एशियाई विकास बैंक और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किया। इसका उद्देश्य पेरिस समझौते के लक्ष्यों के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र के विकास को समन्वित करने और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के परस्पर संबंध को मान्यता प्रदान करता है के तहत जलवायु तटस्थ और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों का निर्माण करना था। इस कार्यक्रम में भारत ने G20 शेरपा अमिताभ कांत भी इसमें उपस्थित थे। पुरुषोत्तम रूपाला ने अपने संबोधन में एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण के महत्व पर जोर दिया जो मानव, पशु और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बीच संबंधों को मान्यता प्रदान करता है। उन्होंने आगे प्रधानमंत्री के संदेश को दोहराया कि भौगोलिक सीमाओं के बावजूद संपूर्ण मानवता एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा है। पाला ने जलवायु परिवर्तन में स्वास्थ्य क्षेत्र के योगदान को कम करने और स्वास्थ्य आपात स्थितियों के उत्पन्न होने से रोकने को लेकर जानवरों से जुड़े रोगों की निगरानी को मजबूत करने के लिए पशु स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य क्षेत्र की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस पर जोर दिया कि पशु स्वास्थ्य को मजबूत करने और एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण को लागू करने से जेनेटिक रोगों को रोकने और नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है, जिसका पशु कल्याण, आर्थिक उत्पादकता और मानव स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन की 11वीं आधिकारिता कार्यबल बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत विभिन्न घटकों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के कार्यालय में निगरानी केंद्र प्रयाग की भी शुरुआत की। ये यमुना, गंगा और उसकी सहायक नदियों के रियल टाइम विश्लेषण के लिए है। प्रयाग विभिन्न ऑनलाइन डैशबोर्ड के माध्यम से परियोजनाओं, नदी जल गुणवत्ता आदि की योजना और निगरानी के लिए एक रियल टाइम निगरानी केंद्र है। इसमें गंगा तरंग पोर्टल, ऑनलाइन ड्रोन डेटा के जरिए जाजमऊ संयंत्र, PMT उपकरण, डैशबोर्ड, गंगा जिला प्रदर्शन, निगरानी प्रणाली आदि शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने कॉमिक सीरीज चाचा चौधरी के साथ गंगा की बात का भी विमोचन किया। इस बैठक के दौरान श्री शेखावत ने अधिकारियों को गंगा नदी के किनारे स्थित विभिन्न उद्योगों द्वारा ताजे जल के उपयोग का अध्ययन करने और तापीय विद्युत संयंत्र, तेल परियोधनशालाओं, रेलवे और अन्य उद्योगों में उपचारित अपशिष्ट जल के फिर से उपयोग के लिए एक समग्र कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। इससे पहले 5 जनवरी 2023 को शेखावत ने उपचारित जल के फिर से सुरक्षित उपयोग पर
एनएमसीजी द्वारा तैयार राष्ट्रीय ढांचे को लॉन्च किया था। ये ढांचा उपचारित जल के फिर से उपयोग पर राज्य की नीतियों को तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। उत्तर प्रदेश ने सूचित किया है कि उद्योगों के लिए अपने अपशिष्ट जल के उपचार और इसके 80% हिस्से का फिर से उपयोग करने और ताज़े जल की अपनी ज़रूरत को कम करने की अनिवार्य किया गया है। इस बैठक में इस पर जोर दिया गया कि उद्योगों को धीरे धीरे उपचारित जल के उपयोग की ओर बढ़ना चाहिए, जिससे ताज़े जल का उपयोग कम से कम हो सके। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दिनों से हो रही बारिश और ओलावृष्टि से कई स्थानों पर फसलों को भारी नुकसान हुआ है। ठियोग विधानसभा क्षेत्र के तहत पड़ने वाले नारकंडा के जदून पंचायत में बीते रोज हुई ओलावृष्टि से सेब के पौधों को काफी नुकसान हुआ। सेब के पौधों पर इन दिनों फ्लावरिंग पूरी तरह हो चुकी है। भारी ओलावृष्टि से फूल झड़े हैं। इसके अलावा स्टोन फ्रूट से काफी नुकसान हुआ है। सेब की टहनियां भी ओलावृष्टि से प्रभावित हुई हैं। ठियोग से विधायक कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार से बागवानों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सेब की फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार उचित मुआवजा दे। उन्होंने कहा कि बागवानी विभाग की एक टीम को ऊपरी शिमला में निरीक्षण के लिए भेजा जाए। कहां पर कितना नुकसान हुआ है उसका आकलन करें और पूरी रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि सेब ऊपरी शिमला के लोगों की आर्थिकी और जीवन यापन का मुख्य जरिया है। साल भर की फसल सेब ही है। बागवान दिन रात इसमें मेहनत करते हैं, लेकिन मौसम की मार के चलते अक्सर उन्हें नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि कई स्थानों पर तो सेब के पौधे भी प्रभावित हुए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि विभाग को निर्देश देकर तुरंत एक टीम जायजा लेने के लिए वहां पर भेजी जाए। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम चंपारण के मरचा धान और इससे बनने वाले उत्पाद चूड़ा को जीआई टैग मिल गया है। इस टैग के मिल जाने से इसकी पहचान राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनेगी, जिससे स्थानीय किसानों और इसके व्यवसाय में लगे लोगों को लाभ होगा। देखिए पश्चिम चंपारण से हमारे संवाददाता आशीष कुमार की ये रिपोर्ट। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले का एक छोटा सा प्रखंड चनपटिया, ये इलाका अचानक से सुर्खियों में आ गया है क्योंकि यहाँ उगाए जाने वाले सुगंधित मरचा धान को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग यानी जीआई टैग मिल गया है। जीआई टैग ऐसे उत्पादों को दिया जाता है जो किसी स्थान विशेष के उत्पाद होते हैं और जिनकी गुणवत्ता भी विशिष्ट होती है। बिहार के व्यंजन मशहूर हैं, इन्हीं में से एक व्यंजन है दही चूड़ा, और चूड़ा अगर मरचा धान का हो तो फिर कहना ही क्या। मरचा धान की खेती चनपटिया के अलावा इस जिले के 5 और प्रखंडों में भी होती है। इसके अलावा नरकटियागंज के थरूहट इलाके में भी ये धान बोया जाता है। यहाँ के किसान बताते हैं कि यहाँ की मिट्टी ही काफी सुगंधित है, जिसकी वजह से धान में भी ये महक होती है। जिस खेत में धान होता है वहाँ इसकी खुशबू होती है। जिस मिल में इसकी प्रोसेसिंग करके चूड़ा बनाया जाता है वहाँ का माहौल भी सुगंध युक्त होता है। जो धान होता है, धान ही खेतों में महकता है। चूड़ा जब तैयार होता है तो पूरा मिल महकता है। इसका जो है हम लोग इसको चूड़ा से अगर खाते भी हैं, इसको भूजा भी भूज के खाते हैं तो भूजा भी महकता है। चूड़ा में दही मिला के खाते हैं तो भी महकता है। और इसका पोहा भी नेचुरल इसकी सुगंधता जो है, सुगंध इसमें नेचुरल होती है। हालांकि इस धान की उत्पादकता कम है, जिसकी वजह से इसकी बुआई की लागत काफी अधिक है। इसकी पैदावार 1 एकड़ में 4 से 5 क्विंटल ही होती है। किसान बताते हैं कि इसकी उत्पादन लागत ही 1400 से 1600 रुपए प्रति क्विंटल होती है। इस कारण इसका बाजार मूल्य काफी अधिक हो जाता है और किसानों को इसका दाम नहीं मिल पाता। मरचा धान लेकर आए हैं लोमा से बेचने के लिए। यहाँ पर इसका कीमत खेती के हिसाब से, लागत के हिसाब से बहुत कम लगता है। चिवड़ा इसका तो मैंने सब श्रेष्ठ है, सब चिवड़ा से अच्छा है, लेकिन हम लोगों का धान का कीमत कम लग रहा है। छोटे गोलाकार मरचा धान की मिल में कुटाई होती है और यहीं इसकी प्रोसेसिंग करके इससे चूड़ा भी बनाया जाता है। चनपटिया के मरचा चूड़ा मिल मालिक रामजी प्रसाद ने बताया कि जीआई टैग मिलने के बाद से इस धान से बने चूड़े की बाजार में मांग बढ़ गई है, जिसके आने वाले दिनों में और बढ़ने की उम्मीद है। इसका चूड़ा बहुत अच्छा होता है। इस चूड़ा का मांग पूरा भारत में है। इसका स्वाद अच्छा है। हम लोग चाहते हैं कि इसका और भी कीमत मिले।
जीआई टैग मरचा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह के नाम पर रजिस्टर हुआ है, जो देसी धान की इस किस्म के उत्पादन में अग्रणी रहा है। चावल बिहार के लोगों का मुख्य आहार है। चावल के साथ चूड़े की मांग भी यहाँ काफी है। मरचा धान को जीआई टैग मिलने के बाद अब देश विदेश में भी इसकी मांग बढ़ने की संभावना है। पश्चिम चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पंजाब में अन्नदाता बदहाल और परेशान हैं। राज्य के मनसा में शिमला मिर्च का मूल्य 1 से 1.5 रुपए प्रति किलो तक गिरने के बाद ओसाए किसानों ने अपनी फसल सड़कों पर फेंक दी। और अब बात मंडी भाव की देखते हैं। क्या रहा देश भर में मंडियों का भाव। इन दिनों देश की ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य से अधिक बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को लालगंज और लखीमपुर मंडी में धान के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं लिंगासुगुर मंडी में धान के भाव नरम रहे, जबकि गोंडा मंडी में इस दौरान धान के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की लालगंज मंडी में 19 अप्रैल को सामान्य क्वालिटी की धान का भाव रहा 2125 रुपए। 20 अप्रैल को उसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 2150 रुपए। राज्य की लखीमपुर मंडी में इस दौरान सामान्य धान के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 अप्रैल को सामान्य धान का भाव था 1980 रुपए। 20 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 1990 रुपए पर हुए। हालांकि गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सामान्य क्वालिटी की धान के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 अप्रैल को धान 1830 रुपए पर बिकी, जबकि कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में इस दौरान धान के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ 19 अप्रैल को धान का भाव था 2578 रुपए। 20 अप्रैल को उसके सौदे 8 रुपए लुढ़क कर 2570 रुपए पर हुए। बता दें कि इन दिनों खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के लिए खरीफ धान की सरकारी खरीद चल रही है। अब तक धान की खरीद से करीब 1 करोड़ से अधिक किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। अब तक लगभग 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा चुकी है, जिससे 1,46,960 करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान सीधे किसानों के खाते में भेजा जा चुका है। देश भर में धान की सरकारी खरीद अच्छे से हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं किसानों से खरीदे गए धान के बदले चावल की आपूर्ति भी जारी है। 713 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के बदले 1 मार्च 2023 तक केंद्रीय पूल में लगभग 246 लाख मीट्रिक टन चावल प्राप्त किया गया है। देश में धान की जरूरतों को पूरा करने के लिए केंद्रीय पूल में वर्तमान समय में चावल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वर्तमान खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की खरीफ फसल के लिए 766 लाख मीट्रिक टन धान से 514 लाख मीट्रिक टन चावल की खरीद का अनुमान लगाया गया है। वर्तमान समय में खरीफ विपणन सत्र 2022-23 की रबी फसल के लिए लगभग 158 लाख मीट्रिक टन धान से 106 लाख मीट्रिक टन चावल की मात्रा की खरीद का अनुमान लगाया गया है। रबी फसल को शामिल करने के साथ ही ये उम्मीद की जाती है कि पूरे खरीफ विपणन सत्र 2022-23 के दौरान लगभग 900 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जा सकती है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को गोंडा मंडी में उड़द के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि आगरा और लखनऊ मंडी में इस दौरान उड़द के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 19 अप्रैल को उड़द का भाव रहा 7,560 रुपए। 20 अप्रैल को उसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 7,560 रुपए पर बना रहा। वहीं गोंडा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 19 अप्रैल को उड़द का भाव था 7,880 रुपए। 20 अप्रैल को उसके सौदे 10 रुपए गिरकर 7,870 रुपए पर हुए। हालांकि लखनऊ मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान उड़द के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 अप्रैल को उड़द 7,610 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में उड़द के भाव की बात करें तो गुरुवार को महोबा मंडी में उड़द का भाव रहा 6,120 रुपए। शामली मंडी में भाव रहा 8,430 रुपए। सिरसागंज मंडी में उड़द 7,500 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे 8,500 रुपए पर हुए।
बात दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,00,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और विगत 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 11 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 85% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 6 लाख टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 3,01,572 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। महाराष्ट्र के कोंकण इलाके में कहीं कहीं गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऐसे में यहाँ किसान जल्द से जल्द तैयार आम और काजू की तुड़ाई कर लें और तुड़ाई के बाद फलों को किसी सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ कुछ जगहों पर मौसम शुष्क भी रह सकता है। इसको ध्यान में रखते हुए किसान धान के खेतों में 10 सेंटीमीटर जल स्तर बनाए रखें। इसके साथ ही यहाँ ग्रीष्मकालीन मूंगफली, गन्ना और सब्जियों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ भी कुछ जगहों पर गरज और तेज हवाओं के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। ऐसे में किसान मौसम साफ रहने पर प्याज की खुदाई कर लें। इसके साथ ही यहाँ अंगूर और अनार की तुड़ाई करके किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मध्य महाराष्ट्र में ही इस समय प्याज और मूंगफली के खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था कर लें। इसके साथ ही यहाँ केले के पेड़ों को बांस के डंडों से सहारा दें। यही इस समय सब्जियों की तुड़ाई कर किसी सुरक्षित जगह पर रखें। मराठवाड़ा के किसान इस समय मूंगफली और गन्ने के अलावा सब्जियों और बागों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। इसके साथ ही यहाँ जिन किसानों ने हल्दी की खुदाई कर ली है वो उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर रखें। वहीं विदर्भ में भी इस समय जगह और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना को देखते हुए काटी गई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। इसके साथ ही यहाँ बागों में छोटे पौधों और सब्जियों के पौधों को सहारा दें। यही तिल और मूंगफली के अलावा बागों और सब्जियों में सिंचाई करें। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
और अब देखते हैं कुछ और खबर खास खबर में। नई दिल्ली में अरुणाचल प्रदेश और असम के बीच सीमा विवाद को लेकर चला आ रहा 50 वर्ष से अधिक पुराना विवाद एक समझौते के रूप में सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हमने अपने सभी सीमा विवाद को सुलझा लिया है और जिन इलाकों का डिमार्केशन अभी नहीं हो पाया है उन्हें हमारी क्षेत्रीय इकाइयां सर्वे के जरिए अगले 6 माह में पूरा कर लेंगी। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि हमें खुशी है कि असम के साथ हमारा सीमा विवाद अब समाप्त हो गया है। असम सरकार ने पड़ोसी राज्य के साथ अंतर्राज्यीय सीमा मुद्दों पर अरुणाचल प्रदेश के साथ बातचीत के लिए 12 क्षेत्रीय समितियों का गठन किया है। सौराष्ट्र तमिल संगमम ट्रेन यात्रा के पहले जत्थे का वडोदरा स्टेशन पर बृहस्पतिवार को जिला प्रशासन द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान तमिल पर्यटकों ने स्थानीय प्रशासन को धन्यवाद कहा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में आतंकियों ने घात लगाकर सैन्य वाहन पर विस्फोट से हमला कर दिया। इसमें 5 जवान शहीद हो गए हैं। सेना प्रमुख ने इस हमले के बारे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने शोक जताते हुए कहा कि पुंछ जिले में हुई त्रासदी से दुखी हूं। भारतीय सेना ने अपने बहादुर जवानों को खो दिया है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी नगर निकाय चुनाव के चलते पुलिस बेहद सतर्क है। बांदा पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। 9 तमंचे, 1 राइफल, 22 जिंदा कारतूस, 38 खोखे तमंचे बनाने वाली चीजें बरामद की और मामले की जांच जारी। मुंबई के भाईखला चिड़ियाघर ने जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए हैं। पशु चिकित्सक डॉक्टर कोमल राहुल ने बताया कि तापमान ज्यादा होने पर पानी का छिड़काव किया जाता है। इसके साथ ही किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।